हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज डायगोनल लाइन इन इंटीरियर सजेस्ट। जो आपकी डायगोनल लाइन होती हैं वो क्या शो करती हैं। हमने लाइंस पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ना आपका कर्व लाइन, तो डायगोनल लाइन। तो यहाँ पे आपसे डायगोनल लाइन के बारे में पूछा गया है। अब आपको इन पिक्चर्स को देखकर क्या समझ में आ रहा है, डायगोनल लाइंस क्या शो करती हैं। तो डायगोनल लाइंस कुछ मूवमेंट्स, हमको ऐसा लग रहा है ना कुछ मूवमेंट चल रहा है, तो ये डायनेमिज्म को मीन्स की गतिशीलता, मूवमेंट को शो करती है। क्लियर। तो डायगोनल लाइन शो मूवमेंट। तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ये आपका एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है, उसमें हम सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं। उसमें से आपका एक एलिमेंट क्या है, लाइन। तो यहाँ पे लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसमें से आपका एक एलिमेंट लाइन है। तो आपका क्या हो गया, डायगोनल लाइंस इन इंटीरियर सजेस्ट डायनेमिज्म। अंतर स्थलों में विकर्णी रेखाएं बताती हैं गतिशीलता। नेक्स्ट, अ चाइल्ड कैन होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर ही शी कुड बटन द शर्ट। दिस एग्जाम्पल होल्ड्स ट्रू फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आपने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे। उसमें से आपका एक होता है डायरेक्शन का प्रिंसिपल, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल ना। तो हिंदी वाले बच्चे भी इसको ऐसे ही पढ़े, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इसको भी इन्होंने इसी तरीके से लिखा हुआ है। इंग्लिश को उसी में हिंदी में लिख दिया, इसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी वाला नहीं लिखा हुआ है। तो आप इंग्लिश वाले, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से इसको लर्न करेंगे, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये आपकी डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती हैं। डेवलपमेंट दो डायरेक्शन में होता है, या तो अप टू डाउन होगा, मतलब टॉप टू बॉटम हो रहा है, या आपका सेंटर टू पेरीफेरी। दो कंडीशन में आपका डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है। तो जो आपका सिफेलोकॉर्डल ग्रोथ होती है वो हेड टू टो होती है। मीन्स कि पहले आपका हेड रीजन डेवलप हो रहा है, फिर नेक हो रहा है, चेस्ट पोर्शन हो रहा है, देन आपका लेग, लास्ट में टो। तो हेड टू टो बोलते हैं किसको, सिफेलोकॉर्डल ग्रोथ को। सिफेलोकॉर्डल ग्रोथ starts from heads and moves down to the feet। क्लियर। तो अप टू डाउन जो ग्रोथ हो रही है वो सिफेलोकॉर्डल, सिफेलो मीन्स आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सिफेलो मीन्स सर से रिलेटेड है, तो सर से पैर की तरफ जो ग्रोथ हो रही है सिफेलोकॉर्डल ग्रोथ। प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, ये आपके सेंटर से जा रही है पेरीफेरी की साइड में, सेंटर पार्ट से आपके बीच से बाहर की साइड निकल रही है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल ग्रोथ starts from the torso or the body centers and moves outward to the arm and the leg। ठीक है, तो पहले आपका चेस्ट रीजन डेवलप हो रहा है, फिर आपका आर्म डेवलप हो रहा है ना, ऐसे फिंगर्स। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, बीच से बाहर की साइड निकल रहा है, और सिफेलोकॉर्डल ऊपर से नीचे की साइड हो रहा है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जैसे बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं ना, हर स्टेज के कुछ माइलस्टोन होते हैं। तो बच्चे में क्या हो रहा है, एक बालक कमीज के बटन बंद करने से पूर्व पानी का ग्लास पकड़ कर रख सकता है। तो ये किस प्रिंसिपल का, किस सिद्धांत का उदाहरण है ये। तो पहले बच्चा क्या करता है, उसकी जो लार्ज मसल्स है वो डेवलप हो रही हैं ना। आपका हाँ ग्लास पकड़ रहा है तो क्या है, आपका पाम रीजन डेवलप हो रहा है, पाम रीजन। फिर आप जब बटन बंद करोगे तो उसमें फिंगर्स का ना फाइन मसल्स जो आपकी हैं, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। तो ये कौन सा आपको दिख रहा है, ऊपर से नीचे तो दिख नहीं रहा है इसमें। आपका हाथ से ग्लास पकड़ने के लिए आपका हाथ यूज़ हो रहा है, पाम यूज़ हो रहा है, देन आपके बटन बंद करने के लिए फिंगर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये कैसे हमको लग रहा है, ये सेंटर टू पेरीफेरी जा रहा है, मतलब आपका बीच से ऐसे ऊपर से नीचे तो ये आ नहीं रहा है ना, हेड टू टो तो ये आ नहीं रहा है, ये बीच से बाहर की तरफ निकल रहा है। पहले आपका चेस्ट हुआ, फिर आर्म में आया ना स्ट्रेंथ, फिर धीमे से आपका
रिस्ट में आया, देन आपका पाम में आया, देन आपके फिंगर्स में आया। तो ये कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर? सो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अगर आपको कुछ भी डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। Which of the following is the most appropriate activity for a 5-year-old child? अब 5 साल का बच्चा है, उसके लिए कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट है? ठीक है, स्क्विज टॉय, बोर्ड गेम, प्ले, कंप्यूटर गेम्स। अब 5 साल का बच्चा है, वो स्क्विजिंग, जो बच्चे नहीं पी पी आवाज आती है, उससे बच्चे क्या खेलेंगे? स्क्विजिंग टॉय से तो नहीं खेलेंगे। 5 साल के बच्चा तो बड़ा हो गया, उसके हिसाब से बोर्ड गेम तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टफ पड़ेगा। 5 साल के बच्चे के हिसाब से कंप्यूटर गेम भी टफ पड़ेगा। पर खेलने को तो आजकल बच्चे खेल ही रहे हैं, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो डो, जो बच्चे क्ले से खेलते हैं ना, आजकल क्ले वाले गेम चले हैं, तो वो 5 साल के बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए अप्रोप्रिएट है क्ले गेम, तो डो प्ले। क्लियर? अब आपको इन सब क्वेश्चंस में ऑप्शंस को देखकर ध्यान में रख के आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग adolescence, the formation of a small group with about 5 to 7 members who are either close or good friends are called। अब 5 से 7 लोगों का जो ग्रुप है आपके एडोलसेंस, किशोरावस्था में, वो आपस में क्लोज फ्रेंड है, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो एक पर्टिकुलर नाम होता है। अगर एडोलसेंस एज में आपका कोई ग्रुप है 5 से 7 लोगों का, क्लोज फ्रेंड्स का, तो उसको बोलते हैं क्लिक्स। ठीक है, क्लिक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले आ चुका है, कुछ 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एग्जाम में सारे प्रीवियस तो 5 ईयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइए ही जाइए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और थॉरोली उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, सुपरफिशियल पढ़ने से नहीं होगा। ओके, तो जो 5 से 7 लोगों का ग्रुप है एडोलसेंस एज में, आपस में वो क्लोज फ्रेंड है, उस ग्रुप को पर्टिकुलर नाम देते हैं क्लिक्स। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, REBT in counseling is an acronym for। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका एब्रिविएशन यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे। REBT इसका है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, काउंसलिंग की एक थेरेपी है। काउंसलिंग की प्रोसीजर होती है ना, आप किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाते हो, कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई है, पर्सनल हो गई है, कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप किसी काउंसलर से हेल्प ले सकते हो। तो ये बिहेवियर से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है, इमोशनल बिहेवियर, तो इसके लिए यहाँ पे एक है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। तो रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, इसको आप शॉर्ट में लिखोगे REBT। एक ये आपकी थेरेपी है, ठीक है, जो कि क्या कर रही है? ये जो आपकी अनहेल्दी थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर है, उसको मैनेज कर रही है ना। कभी हम लाइफ में कुछ काम करते हैं, कभी सही होता है, कभी कुछ गलत काम होता है, तो हम क्या होते हैं? इरिटेट हो जाते हैं, बहुत निगेटिव थॉट्स आ जाती हैं हमारे अंदर। तो आपको काउंसलिंग के थ्रू आप इसको सही कर सकते हो। तो इनका एक मॉडल है इसके लिए, ABCDE मॉडल। ठीक है, एल्बर्ट एलिस ने इसके लिए ABCDE मॉडल दिया है। A फॉर एडवर्सिटी, B बिलीफ, C आपका कॉन्सिक्वेंसेस, E इफेक्टिव और D डिस्प्यूट। जैसे कुछ आपको, सपोज आप किसी इंटरव्यू में गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, एडवर्सिटी हो गई, फिर आप को उसके लिए बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, इरेशनल बिलीव्स डेवलप हो रहे हैं, फिर आप उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको इरिटेशन होगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बहुत लो फील होगा ना, लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ाहट ये सब घर में होता रहता है, तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। फिर आपने किसी काउंसलर से हेल्प ली, उसने आपकी हेल्प करी, तो आपके क्या हुए? न्यू इफेक्टिव रेशनल बिलीव्स, मतलब पॉजिटिव थॉट्स डेवलप हो गई। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा? उस डिस्प्यूट वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो इन्होंने ABCDE मॉडल दिया था एल्बर्ट एलिस ने।
REBT थेरेपी के लिए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा शायद आपको ब्लर हो क्योंकि ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश की वजह से, क्योंकि एक में दोनों में टाइप करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। A parent putting his arm on the child's shoulder in a comforting way and saying, "You know, you should not have done that. Let's talk about how you can handle the situation better next time is set to practice." ठीक है, इसमें क्या, एक पिता का स्नेहपूर्वक अपने बच्चे के कंधे पर सहजता से हाथ रखना और कहना, आप समझे कि आपको वह नहीं करना चाहिए था। आओ बातचीत करते हैं कि आप किस तरह अगली बार स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। इस तरीके को आप क्या कहा जा सकता है। तो अब आपने देखी होंगी बहुत सारी आपकी पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, तो पहले हम पेरेंटिंग स्टाइल देख लेते हैं। एक आपकी पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेरियन, दूसरी है सेकंड अथॉरिटेटिव, इसी को आप डेमोक्रेटिक स्टाइल बोलते हो, देन परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड। अथॉरिटेरियन में क्या हो गया, अथॉरिटेरियन स्टाइल में पेरेंट्स क्या हैं, हाईली डिमांडिंग एंड नॉट सपोर्टिंग। मतलब अथॉरिटेरियन हिटलर स्टाइल में, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स की डिमांड बच्चे से बहुत ज़्यादा है, अपने बच्चों के ऊपर रूल कर रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये अथॉरिटेरियन स्टाइल होती है। ठीक है, बच्चे के ऊपर बढ़ चढ़ के पेरेंट्स का रहना, उनको सपोर्ट नहीं करना, बस उनसे डिमांड करना, डांटना, एक तरीके से उनकी बात नहीं सुनना। अथॉरिटेटिव, इसमें क्या है, पेरेंट्स की डिमांड भी हाई और सपोर्ट भी कर रहे हैं हाई, इसको डेमोक्रेटिक स्टाइल बोलते हैं। ये बेस्ट स्टाइल होती है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, उसने कुछ गलत कर लिया, तो आप उसके संग आप डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, फिर हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि बच्चे से कुछ गलती होगी तो उसे हम समझा रहे हैं। यही इस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा हुआ है कि बच्चे के कंधे पे हाथ रखा ना, शोल्डर पे, उसको आप कंसोल कर रहे हो कि अगली बार गलती ना हो, तो ये आपका अथॉरिटेटिव स्टाइल हो गया। नेक्स्ट आपका परमिसिव स्टाइल, इसमें क्या है, हाईली सपोर्टिव नॉट डिमांडिंग। मतलब परमिसिव में क्या, बच्चे जो अपनी मर्जी से कह रहे हैं वो बच्चों की बातें पेरेंट्स सुन ले रहे हैं, कुछ भी उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बच्चों से। बच्चे रात में 12 बजे 1 बजे भी घर में आ रहे हैं, उन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया, उन्होंने बात मान ली ना, उनसे कुछ भी उनको क्वेश्चन नहीं पूछना है। फिर एक होता है नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व, किसी को कुछ मतलब ही नहीं है, पेरेंट्स अपने में बिजी हैं और बच्चे अपने में बिजी हैं, तो ये सबसे बेकार स्टाइल है। सबसे बेस्ट स्टाइल इसमें से क्या है, अथॉरिटेटिव स्टाइल। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल हुआ ये। सो आंसर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड काम एन एजिटेटेड ओल्ड पर्सन विथ अल्जाइमर डिजीज। अब कोई ओल्ड एज पीपल है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित एक उत्तेजित वृद्ध व्यक्ति को शांत करेगी। अल्जाइमर डिजीज से कोई ओल्ड पीपल है, तो उसके लिए हमें कैसे उसको सिम्टम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट इन्होंने दिया इन्वॉल्व द एगिटेटेड पर्सन इन ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। फिर सेकंड, होल्ड द हैंड जेंटली, put an arm around the waist of the agitated person, turn the light off and make the agitated person sleep, switch on the TV, play a radio for the agitated person। अब आप क्या करोगे, इसके बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आप उसको कंसोल कर, अल्जाइमर डिजीज़ है ना, तो क्या होता है, चिड़चिड़ाहट है, वो सब चीज़ भूल गए ना, ओल्ड पीपल्स में सब प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको कंसोल करोगे प्यार से, उनको ना, एक होता है ना वार्मली टच, सॉफ्ट टचिंग के थ्रू आप किसी को कंसोल कर सकते हो, समझा सकते हो, तो वही चीज़ है। तो होल्ड द हैंड जेंटली, पुट एन आर्म अराउंड द वेस्ट ऑफ द एजिटेटेड पर्सन, तो आप उनके क्या करोगे, उस व्यक्ति को उसका हाथ नरमी से पकड़ोगे। ठीक है, मतलब प्यार से बात, मतलब प्यार से एकदम तरीके से होगे ना, उनको बातें कंसोल करना, समझाना, तो आप उनको जेंटली टच करके ऐसे समझा सकते हैं। होता ना किसी का हाथ प्यार से उनको कंसोल करके पकड़ के फिर बातें करना, तो ये
प्रोसेस हो गई। तो आंसर 2 इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत ही सिंपल वे में हैं, लॉजिक बेस पर हैं, तो इन सब क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट, सारा फील्स एंग्री ईच टाइम she sees her father showing affection to her mother. According to Freud, what is this behavior referred to as? ना, अब सारा का क्या उसके फादर के लिए अफेक्शन है। अगर वो मदर, अगर फादर मदर के लिए अफेक्शन दिखाते हैं तो उसको क्या होता है, बुरा लगता है। अब इसके लिए फ्रॉइड की थ्योरी दी हुई है। फ्रॉइड ने क्या बोला हुआ है, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ना। बॉयज़ में क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। अब आप कंफ्यूज करोगे कि हम कैसे लर्न करें, तो BOY बॉय ना, बॉय, बॉय का स्पेलिंग क्या हो गया, BOY बॉय। तो ओ आ रहा है तो ओ से याद रख सकते हो, ओडिपस कॉम्प्लेक्स फॉर बॉयज। क्लियर। फिर नेक्स्ट बचा इलेक्ट्रा, तो ये गर्ल्स के लिए है। तो बॉयज़ को मदर के लिए अफेक्शन होता है, गर्ल्स को फादर के लिए अफेक्शन होता है। अगर फादर मदर के लिए अफेक्शन दिखा रहे हैं तो गर्ल्स को बुरा लगेगा, अगर मदर फादर के लिए अफेक्शन दिखा रही है तो बॉयज़ को बुरा लगेगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल्स के लिए ना। सारा क्या एक लड़की है, लड़की की बात हुई तो लड़की में क्या होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो आंसर आपका 4 करेक्ट हो गया, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, when communication enhances the interaction of learner it is। अब जब कम्युनिकेशन जो आपका हो रहा है उससे इंट्रैक्शन बढ़ रहा है लर्नर, तो एक कैसी प्रोसेस हो गई, एक ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। ठीक है, फिजियोलॉजिकल से इसमें कोई मतलब नहीं है, आर्टिस्टिक मतलब नहीं, ट्रांसिएंट से मतलब नहीं, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। अब ये सब क्वेश्चन आपको लॉजिक बेस पे ही, सिंपल ही क्वेश्चन है, लॉजिक बेस पे करना पड़ेगा। विच ऑफ द मैथड्स नॉट अ मैथड ऑफ ग्रुप कॉन्टेक्ट ना। आपका क्या हो गया, एक हो गया आपका इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट ना, जब आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं हम तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट मेथड पढ़ते हैं। एक इंडिविजुअल मेथड हो गया, एक आपका ग्रुप हो गया और एक मास कॉन्टेक्ट हो गया। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, ग्रुप कॉन्टेक्ट नहीं है मेथड। ठीक है, विच वन ऑफ द मैथड इज नॉट अ मैथड ऑफ ग्रुप कॉन्टेक्ट, ग्रुप कॉन्टेक्ट का मैथड नहीं है। अब आप फील्ड ट्रिप पे जा रहे हो तो फील्ड पे क्या है, बहुत सारे लोग रहेंगे ना, ग्रुप में रहेंगे। कॉन्फ्रेंस करते हो तो कॉन्फ्रेंस भी आपके ग्रुप में ही होती है। और डिमॉन्स्ट्रेशन करोगे वो भी आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही डिमॉन्स्ट्रेट करोगे ना, किसी एक को डिमॉन्स्ट्रेट तो करोगे नहीं। तो ये तीनों आपकी ग्रुप एक्टिविटी हो गई, फील्ड ट्रिप, कॉन्फ्रेंस और डिमॉन्स्ट्रेशन। फार्म एंड होम विजिट, आप किसी घर पे जा रहे हो ना, कोई डेटा कलेक्ट करने आप घर पे जा रहे हो तो किसी इंडिविजुअल से आप बात करोगे तो वो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट हो गया। किसी के फार्म पे जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बात करोगे ना, उससे हम अपना क्वेश्चन या इंटरव्यू फिल करवाएंगे। तो ये होम एंड फार्म एंड होम विजिट क्या हो गया, ये आपका इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट का मेथड हो गया। और बाकी सारे आपके तीनों क्या हो गए, ग्रुप कॉन्टेक्ट के। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द मैथड इज नॉट। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, नॉट बहुत बार मिस हो जाता है। अब तो इतना बोल्ड करके देने लगे हैं ये नॉट कि मिस होगा भी नहीं। क्लियर। रेडियो इज अ मीडिया फॉर, अब रेडियो किस चीज़ का है, अभी हमने बोला ना, एक आपका इंडिविजुअल हो गया, ग्रुप में हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। तो रेडियो से आप क्या, मास कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं ना। रेडियो आ रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, मोदी जी की आ रही है, मन की बात आ रही है, सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन का एक मेथड है ये, मतलब एक एड है। सर्वोदय स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय, ये हमेशा बहुत बार आया हुआ है, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था सर्वोदय, सबका विकास। The National Service Scheme was launched in the country in the year, नेशनल सर्विस स्कीम को क्या बोलते हैं, NSS ना, NSS, तो राष्ट्रीय सेवा योजना। NSS कब स्टार्ट हुआ था, 1969 में। ठीक है, 24 सितंबर 1969 में। तो थर्ड इज करेक्ट। Through this, the organism learns to make various responses to a wide variety of stimulus situation। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीव उत्प्रेरण की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए भिन्न प्रतिक्रिया करना सीखता है। अब आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, लर्निंग थ्योरीज ना, पैवलव की पढ़ी है आपने, वैन पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग ना, स्किनर की आपने पढ़ी है ऑपरेंट कंडीशनिंग।
तो कंडीशनिंग के थ्रू ना, जब आपकी कंडीशनिंग होती है किसी चीज़ के लिए, आपकी कंडीशनिंग हो रही है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करना सीख जाते हो। तो यहाँ पे कौन सी आपकी थ्योरी लगेगी? कंडीशनिंग की। ठीक है, सो 2 इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ये कौन सा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है? 3 एलिमेंट्स किसके में होते हैं? एरिस्टोटल, एरिस्टो के मॉडल में स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। तो अरस्तु का मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल। क्लियर? अगर आप सारे मॉडल्स पढ़ना चाहते हैं कम्युनिकेशन के, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे मॉडल्स कवर कर दूंगी। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। $35 डन। नेक्स्ट 36, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, अब आपके रिसर्च के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। टाइप 1 एरर इज व्हेन 1 इज, ठीक है। अब आप रिसर्च करते हो तो इसमें आपकी एरर्स होती हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको आपको, यहाँ से भी नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 एरर क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है ना, हम रिसर्च में क्या करते हैं? हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। नल हाइपोथेसिस बना रहे हो, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना रहे हो। नल हाइपोथेसिस में क्या है? अगर हम दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, मीन्स अगर हम सैंपल और पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम सैंपल की हाइट और पॉपुलेशन की हाइट में हम कोरिलेशन देख रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन हाइट। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस यही होती है कि वो मान के चलती है कि हम बायसनेस नहीं लेकर चलते हैं अपनी रिसर्च में, इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। और अगर नल हाइपोथेसिस हमारी गलत है तो हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक बनाते हैं उसके अगेंस्ट में। तो क्या है टाइप 1 एरर? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया इसका, तो आई थिंक विजिबल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, अगर वो ट्रू है और हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये टाइप 1 एरर है। और अगर वो फॉल्स है, नल हमारी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? टाइप 2 एरर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, टाइप 1 एरर, और अगर वो फॉल्स है तब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर इज मोर क्रिटिकल देन टाइप 2 एरर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ट्रू है और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, सपोज हम बोल रहे हैं कि कोई एक बॉटल है, उसमें मान लो पॉइजन है, वो ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो ज़्यादा सीरियस हो गई है ना। ठीक है, तो टाइप 1 एरर इज मोर सीरियस देन टाइप 2 एरर। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। एरर ऑफ फर्स्ट काइंड, एरर ऑफ सेकंड काइंड, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को, टाइप 2 को बीटा से डिनोट करते हैं, इसको अल्फा एरर बोलते हैं और टाइप 2 को बीटा एरर बोलते हैं। टाइप 1 एरर को आप एरर ऑफ कॉमिशन भी बोलते हो, और इसको एरर ऑफ ओमिशन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एरर ऑफ कॉमिशन टाइप 1 एरर है, अल्फा से डिनोट कर रहे हो। जब ट्रू नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर इज मोर क्रिटिकल देन टाइप 2 एरर। और इसको क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होता है आपका। ठीक है, अभी अगर हम रिसर्च के क्लासेस आपके लेते हैं तो वहाँ पे हम ये सब आपको क्लियर करेंगे। और जो टाइप 2 एरर है वो आपका पावर ऑफ टेस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, टाइप 2 एरर बीटा है, 1 माइनस बीटा आपकी क्या है? पावर ऑफ टेस्ट, कि आपके टेस्ट की कितनी पावर है, वो 1 माइनस बीटा होती है।
तो यहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिख सकते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस टेबल से। नेक्स्ट, ये भी आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। फॉर एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द पॉपुलेशन फॉल विद इन 1 एसडी डेविएशन अबव एंड बिलो मीन। ठीक है, अब आप किसी भी जनसंख्या में एक समान वितरण हेतु माध्य के ऊपर और नीचे एक मानक विचलन के भीतर लगभग कितने प्रेक्षण होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये आपका मीन हो गया, तो ये आपका 1 SD, ये 2 SD, 3 SD। तो पूछ रहा है आपसे मीन से प्लस माइनस 1 SD, मतलब ये जो आपको रेड कलर का एरिया दिख रहा है ये कितना पोर्शन कवर करेगा। तो ये आपका 68.27% कवर करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसका 2/3 निकालोगे तो लगभग 66-67 तक आएगा। तो ये आपका 2/3 पोर्शन कवर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका पोर्शन कितना कवर करता है, 95। ठीक है, ये आपका 95.45, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा देखें तो 99.17%। तो ये इस तरीके के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है और ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका कितना कवर कर रहा है, 2/3 पोर्शन कवर कर रहा है। क्लियर, सो आंसर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन आपका रिसर्च का ही क्वेश्चन है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पलिंग डिज़ाइन ना। गुड्स, अब आप सैम्पलिंग करते हो, सैम्पलिंग डिज़ाइन हम बनाते हैं उसके लिए, तो इसमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि गुड सैम्पलिंग डिज़ाइन को नहीं है। गिव रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, तो जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल तो मिलना ही चाहिए ना। पॉपुलेशन से जब हम सैम्पल निकाल रहे हैं तो वो सैम्पल हमारा ऐसा हो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा हो पूरी पॉपुलेशन को, तो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होना चाहिए। डज नॉट कंट्रोल सिस्टमैटिक बायस, कंट्रोल नहीं करता सिस्टमैटिक बायस को, तो ये तो गलती है। कंट्रोल करना, बायस को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा। रिजल्ट इन स्मॉल सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर कम है, तो ये भी अच्छी बात है। इज वायबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल। ठीक है, अब आपको जितना भी फंड्स अवेलेबल है आप उसके अंदर काम कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका सेकंड आपका इनकरेक्ट है इसमें, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट इज क्लोजली रिलेटिंग टू मेजर ऑफ नॉन वैलिडिटी इज। अगेन आपका नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलिडिटी से अब बहुत क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो जब भी आप कोई टेस्ट परफॉर्म करते हो, कोई भी टूल बनाते हो या कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो वैलिडिटी देखते हो। आपने रिसर्च में 2 क्वेश्चन पे बहुत टर्म सुना होगा, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ना। अब अगर आप बॉडी का टेम्परेचर ले रहे हो और बॉडी का टेम्परेचर आपका थर्मामीटर हर बार आपको सेम रीडिंग, मतलब सेम दे रहा है, सही दे रहा है आपको, तो वो आपका रिलायबल है। ठीक है, हर बार वो वही सेम रीडिंग दे रहा है आपको, तो रिलायबल है। बट अगर वो उसमें कुछ एरर है, ठीक है, मान लिया अगर हमारा टेम्परेचर है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, पर वो हर बार उसको देता है 102 फ़ारेनहाइट, मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का उसमें एरर है, तो वो रिलायबल तो हुआ पर वो वैलिड नहीं हुआ। चलिए एक और इजी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम अपना वेट ले रहे हैं, ठीक है, तो मेरा वेट आ रहा है, हम एक मशीन में ले रहे हैं वेट, मेरा वेट आ रहा है 52 kg, हर बार वो मशीन 52 kg दिखा रही है, तो वो रिलायबल है। बट एक्चुअल वेट मेरा 50 kg है, तो 2 kg का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, उसमें 2 kg की एरर है, तो मीन्स वो वैलिड नहीं है, वो मशीन हमारी वैलिड नहीं है, बट वो रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च। ठीक है, ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट है, बट वैलिडिटी मतलब वैलिडिटी आपका ज़्यादा एक क्रिटिकल हो गया एज कंपेयर टू रिलायबिलिटी। अब वैलिडिटी कितने टाइप्स की होती हैं, ये आपकी होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं। सपोज आप किसी बच्चे को मैथ्स का
आपने टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, आपने एक टेस्ट बनाया है किसी स्टूडेंट्स के लिए, क्लास के लिए, 8th के लिए आपने टेस्ट बनाया मैथ्स का। अब उस मैथ्स का टेस्ट, पहले हम फेस वैलिडिटी को समझते हैं तो आपको फिर कंटेंट समझ में आएगा। फेस वैलिडिटी मतलब जैसे आपको फेस दिख रहा है, शक्ल दिख रहा है, तो अगर आपने टेस्ट पेपर को देखा तो आप समझ जाओगे ना कि ये मैथ्स का पेपर है भाई, ये हिस्ट्री का नहीं है, ज्योग्राफी का नहीं है, मैथ्स का है, आप समझ जाओगे देखकर, तो वो आपका फेस वैलिडिटी हो गया। तो ये बहुत साइंटिफिक तो है नहीं, ठीक है, बस हम समझ गए हाँ मैथ्स का टेस्ट पेपर है। अब मैथ्स का टेस्ट पेपर हमने 8th क्लास का बनाया है, तो वो 8th क्लास के बच्चे के हिसाब से ही होना चाहिए, उसी लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, उसके सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, नॉलेज लेवल वो कंप्लीट करे, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, मतलब सारे लेवल्स को वो कवर कर रहा है, तो मतलब उसका कंटेंट भी वैलिड है, वो 8th क्लास के हिसाब से। अब हम 6th क्लास के अकॉर्डिंग बना देंगे तो वो भी कंटेंट इनवैलिड हो जाएगा, या 10th क्लास का पेपर हम बच्चे को 8th क्लास के स्टूडेंट को देंगे वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो वो हो गया आपका कंटेंट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी आप समझ गए कि ऊपर ऊपर से देखने में आपको समझ में आ गया कि हाँ मैथ्स का टेस्ट है, तो ये फेस वैलिडिटी हो गई। अब उस टेस्ट पेपर के अंदर कंटेंट कितना वैलिड है, वो आपका कंटेंट वैलिडिटी हो गया। अब आपने जो टेस्ट बनाया है वो टेस्ट आपका कितना स्टैंडर्ड से मेल खाता है कि नहीं खाता है ना, किसी आप स्टैंडर्ड से मैच करोगे। जैसे आपको किसी का स्ट्रेस लेवल आपको चेक करना है, किसी स्टूडेंट के क्लास पर स्ट्रेस लेवल, तो किसी स्टैंडर्ड, किसी साइकेट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने स्टैंडर्ड एक बना के रखा है, तो आप उससे मैच करोगे, तो ये होता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। अब अगर आप फ्यूचर में मैच कर रहे हो वो स्कोर को तो वो प्रिडिक्टिव हो गया, और अगर अभी प्रेजेंट टाइप में आप मैच कर रहे हो तो वो कंकरेंट वैलिडिटी हो गया, ठीक है। अगर आप किसी का जॉब परफॉर्मेंस आप चेक कर रहे हो तो वो क्या है, वो तो फ्यूचर में आएगा ना उसका रिजल्ट, तो वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हो गया। अभी आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया और किसी का बनाया स्टैंडर्ड, उससे आपने स्कोर्स मैच कर लिए, आपने अपना टेस्ट का स्कोर निकाला और बच्चों को कोई स्टैंडर्ड पे दिया, उसका स्कोर निकाला, अगर सेम आ रहा है तो मीन्स कि आपका कंकरेंट वैलिडिटी हो गया। फिर हो गया कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गया जैसे कि अब आपने जिसे आप अपने स्कोर में, और सपोज आपने टेस्ट बनाया, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करना है, तो एप्टीट्यूड चेक करने के लिए आप अर्थमेटिक, एल्जेब्रा ना, उससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि अगर उसका अर्थमेटिक और एल्जेब्रा का क्वेश्चन सही है, उसकी लॉजिक वहाँ पे सही है, मीन्स कि वो लॉजिकल है, उसका लॉजिकल टेस्ट सही है, तो ये क्या होगी कन्वर्जेंट वैलिडिटी, मतलब आपका कोरिलेट कर रहा है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थमेटिक के टेस्ट से कोरिलेट कर रहा है। बट अगर आपको एबिलिटी एप्टीट्यूड चेक टेस्ट करना है और आप उसको आप हिस्ट्री का टेस्ट दे दो, ज्योग्राफी का टेस्ट दे दो, तो वो कहीं से आपका कोरिलेट करेगा नहीं, कोरिलेट करेगा, तो वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हो गया, मतलब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, क्लियर। तो ये आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गया। तो कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। अब आप जब अपने टेस्ट को आपने कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी, उसको इन्फ्रेंस करोगे, ठीक है, उस कि आपकी स्टडी कितनी वैलिड है नहीं है, तो उसके लिए आपके दो तरीके की वैलिडिटी अप्लाई होती है यहाँ पर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप क्या करते हो, दो आपके पास वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल ना। इंडिपेंडेंट का कॉज होता है और डिपेंडेंट आपका क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो इनडिपेंडेंट का असर हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक करते हैं ना। जैसे आप किसी स्टूडेंट को अलग अलग टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हो, जैसे अभी मैं आपकी यूट्यूब पे क्लास ले रही हूँ, ठीक है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपके लिए कितना इफेक्टिव है, अब आपके नेट क्वालिफाई करने पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको क्लास ले रही हूँ ये क्या हो गया, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। चाहे तो आप मेरे YouTube चैनल से पढ़ें, चाहे तो आप किसी और के YouTube चैनल से पढ़ें, चाहे तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें, चाहे तो आप अपने से सेल्फ स्टडी करें, जो भी आपके BSc MSc के नोट्स हैं, तो ये आप चेंज कर सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ नेट एग्जाम, अब आपको क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि मेरे YouTube चैनल से आपका क्वालिफिकेशन पे क्या असर पड़ रहा है। अब मेरे ही YouTube चैनल का असर आपके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, तो ये इंटरनल वैलिडिटी एक हुई।
कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूट्यूब चैनल हो गया और आपका जो स्कोर आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब हो सकता है बहुत सारे कॉज उसको इफेक्ट कर रहे हो। सपोज आप मेरे वीडियो के संग किसी और का वीडियो भी देख रहे हैं, आप साथ में बुक्स भी पढ़ रहे हैं, आपने प्रीवियस नोट्स बना रखे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो ये रियल तो नहीं आएगा ना कि मेरे चैनल की वजह से सिर्फ आपको क्वालिफाई हुआ है। तो वही चीज़ हमें चेक करनी है। मेरा एम क्या है, मेरे को ये चेक करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, ये मेरी स्टडी हो गई। ठीक है। इफेक्ट ऑफ होम साइंस लर्नर्स चैनल ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ नेट एग्जामिनेशन। तो ये आपका एक हमारा टॉपिक हो गया। तो हम ये चेक करते हैं, इंटरनल वैलिडिटी हो गई। अब ये चीज़ हमने एक, मान लिया हमने एक स्मॉल ग्रुप पे अप्लाई करी, अब वो हम इसको कितना जनरलाइज कर पा रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी हुई। सपोज आपकी कोविड की वैक्सीन बनी, तो वैक्सीन कितने पूरे पॉपुलेशन पे तो अप्लाई नहीं करी गई ना, एक छोटे से ग्रुप पे, एक सैंपल पे आप टेस्ट करके देखते हो, फिर आपको लगा हाँ ये इफेक्टिव है, तो आपने होल पॉपुलेशन को वो वैक्सीन लगाया, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई कि आप अपने स्टडी को कितना जनरलाइज कर पा रहे हो। जिस टाइम पर आपने किया है उस टाइम के बाहर भी आप उसको जनरलाइज कर पा रहे हो, दूसरी सेटिंग्स में भी जनरलाइज कर पा रहे हो। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी इज रिलेटेड टू जनरलाइजेशन, तो इसको जनरलाइज्ड वैलिडिटी भी बोलती हैं। और इंटरनल कि हमने जो हमारा एम था करने का, जो इंडिपेंडेंट का हम डिपेंडेंट पे इफेक्ट देख रहे थे, वही आया है कि नहीं आया है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल वैलिडिटी। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा टाइम हो गया ज़्यादा उसको समझाने में। क्या पूछ रहा है, द यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट इज क्लोजली रिलेटिंग टू द मेजर ऑफ नोन वैलिडिटी इज। अभी हमने आपको बताया कि किसी नोन आप टेस्ट से जब मेजर कर रहे हो ना, आपने अपना टेस्ट बनाया और कोई स्टैंडर्ड से आप उसको मैच कर रहे हो, तो वो कंकरेंट वैलिडिटी हो गया। ठीक है, तो वो कंकरेंट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव मतलब कि आप फ्यूचर में करोगे तो वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में चला जाएगा। फेस कंटेंट तो आपको क्लियर है कि ऊपर से देखने में समझ में आ रहा, हाँ मैथ्स का टेस्ट है फेस, अब वो कितना वैलिड अंदर का कंटेंट उसका, तो वो कंटेंट वैलिडिटी हो गया। कंस्ट्रक्ट में हम कोरिलेशन देखेंगे। So answer number 2 is correct. क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। अब नेक्स्ट हम 20 क्वेश्चंस कल करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई थिंक कि हाफ एन आवर के ऊपर तो हो ही गई है। द क्वेश्चन है फॉर्मेट वेयर द क्वेश्चंस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट विद ऑल द क्वेश्चंस बीइंग एट द लेवल इज कॉल्ड। मतलब आपके क्वेश्चनियर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डायमंड, फनल, बॉक्स, मिक्स्ड। तो कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस आपके सेम लेवल के हैं? तो आपका जैसे पिरामिड जो आपका क्वेश्चनियर होता है ना, पिरामिड शेप, तो इसमें आपको ऊपर क्लोज दिख रहा है, नीचे ओपन दिख रहा है, तो ये स्टार्ट होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन से। ठीक है, देन ये किस में जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की ओर। फनल में क्या होता है, ये आपका ओपन एंडेड जनरलाइज क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और फिर ये स्पेसिफिक की तरफ जाएगा या क्लोज की तरफ जा रहा है। फनल हो गया ये, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है या फिर ओपन टू क्लोज की साइड जा रहा है। डायमंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है और बीच में ओपन है, तो क्लोज से ओपन की तरफ मूव कर रहा है, देन क्लोज की तरफ, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा है। अब आपको ये तो क्लियर होगा ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है। जब आप क्वेश्चन फिल करवाते हो तो आप कैसे भरवाते हो, येस या नो में आंसर लेते हो, तो वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। या फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसको पूरा एक सब्जेक्टिव आंसर वो अपने थॉट्स लिख सकता है, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया कि आप पूरी फ्री है भैया, लिखो इतना पैराग्राफ में अपने मर्जी से लिखो, अपने व्यूज़ लिखो। ठीक है, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो पिरामिड आपको समझ में आ गया, पिरामिड ट्राइंगल शेप में क्लोज से ओपन, फनल ओपन टू क्लोज और डायमंड क्लोज ओपन देन क्लोज। तो इसमें अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन हैं। मिक्स में आपके मिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देन आपका क्या बचा, बॉक्स फॉर्मेट। तो बॉक्स फॉर्मेट में यूनिफॉर्म तरीके से क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चंस का लेवल सेम होता है। क्लियर? सो इसमें आंसर 3 इज करेक्ट।
आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सो प्लीज़ लाइक आप बिल्कुल नहीं करते हैं, लाइक करिए, शेयर भी करिए और प्लीज़ सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ाइए। टिल देन मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, गुड डे।